हेलो स्टूडेंट्स, जौहरी पाठशाला में अमित जौहरी सर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे आप लोग जानते हैं, इट इज द मोशन इन ए प्लेन। इट इज ए टू डायमेंशनल मोशन और वी कैन से मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए प्लेन। टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन ए प्लेन क्या होता है, छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस सपोज एक बॉडी है एक XY प्लेन में। XY प्लेन में एक बॉडी है जिसकी इनिशियल पोजीशन है ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब ये बॉडी आफ्टर सम टाइम यहां पहुंच जाती है A पॉइंट पर, आफ्टर ए टाइम t। जब ये बॉडी यहां पहुंच जाती है तो आप देख सकते हैं इसने साइमल्टेनियसली दो डिस्टेंसेस कवर किए हैं, एक डिस्टेंसेस और दूसरा डिस्टेंस। ये x एक्सिस वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये y एक्सिस वाला डिस्टेंस। तो एक बॉडी जब प्लेन में ट्रेवल कर रही है O से A तक इन अ सेम टाइम इंटरवल, एक बॉडी ने दो डिस्टेंसेस साइमल्टेनियसली कवर किए हैं, दो डिस्टेंसेस साइमल्टेनियसली कवर किए हैं। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। व्हेन ए बॉडी कवर्स टू डिस्टेंसेस साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल टाइम, दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन। इसमें कई बार स्टूडेंट की थोड़ी सी क्वेरी रहती है, तो मैं उसको क्लियर करता हूं कि सर एक बॉडी यहां से यहां गई, फिर ये बॉडी यहां से यहां गई, मतलब उसने O से स्टार्ट किया और मेरा पॉइंट A पहले और फिर B रीच किया। तो सर ये टू डायमेंशनल मोशन क्यों नहीं है? उसमें एक X डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, Y डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। आपके एग्जाम्पल में मेरे एग्जाम्पल में क्या फर्क है? डिफरेंशिएट करना, दो सेम चीजों को कंपेयर करने से हमें उसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। मेरा आंसर, इस एग्जाम्पल में एक ही टाइम में एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब एक टाइम लिया उसने O से A जाने तक, उसमें तो एक ही डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। जब A से B गई वो दूसरा टाइम था, जबकि मेरे एग्जाम्पल में एक ही टाइम में एक बॉडी ने साइमल्टेनियसली दो डिस्टेंसेस ट्रेवल किए हैं, और आपके एग्जाम्पल में दो डिफरेंट टाइम में दो डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। तो ये है मोशन इन ए प्लेन, ये है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब काफी वन डायमेंशन मोशन से आपकी डायरेक्शन चेंज होती जाती है और वो रेक्टिलिनियर मोशन बनती है, नॉट टू डायमेंशनल। क्योंकि टू डायमेंशनल में एक ही टाइम पे बॉडी साइमल्टेनियसली दो दो डिस्टेंस को कवर करती है। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट ऑफ टू डायमेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये टू डायमेंशनल मोशन आपको क्यों बताया? बिकॉज जो हम टॉपिक आज करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज अ सब टॉपिक ऑफ मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए टू डायमेंशंस। ठीक है, दैट्स व्हाई मोशन इन ए प्लेन की एक और खास बात, फिर हम प्रोजेक्टाइल पे डायरेक्टली जाते हैं। मोशन इन ए प्लेन को स्टडी करने के लिए आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। दैट मीन्स दो वन डायमेंशन मोशंस आप ले लें, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग। दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे स्टडी के लिए मोशन को, तो दोनों की फिजिकल क्वांटिटी के भी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एक्स और वाई में ले लें, क्योंकि वो दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे। तो हम किसी भी मोशन इन ए प्लेन को बाइफरगेट करके पढ़ते हैं टू वन डायमेंशन मोशन में, और उनके डेटा को भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं टू डायमेंशन की जगह वन डायमेंशन में। उसके बाद हम टू डायमेंशनल मोशन को सॉल्व करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, विच इज अ सब टॉपिक ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। किसी भी बॉडी को अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी देके कुछ एंगल पे थ्रो करूं, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, देन दैट बॉडीज फॉलो अ पैराबोलिक पाथ टू रिटर्न टू द अर्थ सरफेस अगेन। दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं आपको फिर क्लियर करता हूं, किसी भी एक बॉडी को मैंने एट सर्टेन एंगल पे इनिशियल वेलोसिटी देके थ्रो किया, एट सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल,
मैंने उसको थ्रो किया, तो आफ्टर कवरिंग सम सर्टेन डिस्टेंस इट विल अगेन बैक टू द अर्थ सरफेस बाय फॉलोइंग ए पैराबोलिक पाथ. दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. मैंने इस बॉडी को थ्रो किया है, थोड़ा इधर बना लेते हैं. मैंने लेटर सपोज इस बॉडी को थ्रो किया है इनिशियल वेलोसिटी u से एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. एक्स एक्सिस नाम दे दिया ये थीटा. तो इट विल फॉलो ए प्रोजेक्टाइल पाथ, पैराबोलिक पाथ एंड रिटर्न टू द अर्थ सरफेस अगेन. दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन में आप देख रहे होगे कि बॉडी पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रही है. ऑफ कोर्स वी विल प्रूव दैट ऑल्सो कि ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है. जिस बॉडी को आपने थ्रो किया है उस बॉडी को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, और जो ये इसका पाथ फॉलोड है उसको हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जिस पोजीशन से मैंने उसको थ्रो किया, इनिशियल पोजीशन एट t इक्वल टू 0 पर, वो O पर था, और t इक्वल टू कैपिटल T जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो वापस अर्थ सरफेस पे आ गया. इस पूरी जर्नी में उसने एक बार एक ऐसे पॉइंट को भी ओवरकम किया, टच किया, जो मैक्सिमम हाइट पे था ग्राउंड से. अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी देके एट सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल से थ्रो करते हैं तो इट विल कवर अ मैक्सिमम हाइट पॉइंट एंड देन अगेन गेट बैक टू द ग्राउंड एट टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट. इज दैट क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी उसको u दिया हुआ है. अब जैसे मैंने बोला कि हम 2 डायमेंशनल मोशन को 2 1 डायमेंशन मोशन में स्टडी करके पढ़ेंगे, तो उसके डेटा को भी हम 2 डायमेंशंस में डिवाइड करेंगे. तो चलिए यहां कर लेते हैं. y वाले डायमेंशन के हम पैरामीटर्स यहां लिखेंगे और x एक्सिस वाले पैरामीटर हम यहां लिखेंगे. तो इस तरह से ये बन जाएंगे 2 1D मोशन जो कंबाइन करके एक ही टाइम इंटरवल में बन जाएगा 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन. 2D मोशन का एक स्पेशल केस है. तो हमने देखा बाय वेक्टर लॉ से, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से, कि इनिशियल वेलोसिटी का ये कंपोनेंट बन जाएगा u cos थीटा और ये कंपोनेंट बन जाएगा u sin थीटा बाय द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के लिए मैंने एक स्पेशल अलग से टॉपिक डाला हुआ है, आप चैनल पे सर्च करके उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है वेक्टर सीरीज, उसमें पूरे वेक्टर्स को देख सकते हैं. तो मैंने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी जो y एक्सिस के अलोंग मिली है वो है u sin थीटा, और x एक्सिस के अलोंग जो मिली है इनिशियल वेलोसिटी वो हो गई u cos थीटा. एक्सेलरेशन जो है y एक्सिस के अलोंग वो है -g और x एक्सिस के अलोंग है 0. इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं होती. लेट अस टेक एन एग्जांपल. एक फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक किया, बस. अब पूरी जर्नी में एट t इक्वल टू 0 पे किक किया था, उसके बाद पूरी जर्नी फुटबॉल ने ट्रेवल की, अगेन गेट बैक टू द ग्राउंड. कोई फोर्स नहीं है ड्यूरिंग द मोशन. सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. बाकी और कोई दूसरी फोर्स नहीं है. तो ये बात आप बहुत इंपॉर्टेंटली, जो आप नोट साइमल्टेनियसली लिख रहे होंगे तो उसमें इनपुट पॉइंट्स भी बनाया कीजिए की पॉइंट्स करके. तो उसमें लिखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी को छोड़ के और कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं होती है. एट t इक्वल टू 0 पे आप उसको फोर्स देते हो, किक मारी आपने, या बैट्समैन ने शॉट मारा, या मैंने कैनन से कोई चीज फायर किया, उसके बाद पूरी जर्नी में कहीं पर भी उस पर कोई फोर्स नहीं होगी एक्सेप्ट ग्रेविटी. उसी कारण ग्रेविटी तो वर्टिकल मोशन में लगती है, इसलिए वो y एक्सिस का एक्सीलरेशन बन जाएगा. लेकिन मेरे x एक्सिस के अलोंग तो कोई फोर्स है ही नहीं प्रोजेक्टाइल में, तो x एक्सिस के अलोंग जो मोशन है वो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, मतलब मोशन विद 0 एक्सीलरेशन, मींस मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी. इज दैट क्लियर? टाइम दोनों में सेम लगेगा. मैंने वो सबसे पहले जो एग्जांपल दिया था कि एक ही टाइम में 2 डिस्टेंसेस कवर करती है, तो एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली दोनों के डिस्टेंसेस कवर होंगे, टाइम दोनों में सेम लगेगा, क्योंकि बॉडी तो एक ही है जो 2 डायमेंशनल मोशन कर रही है. चलिए इसकी सबसे पहली पैरामीटर
द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मैंने आपको बताया हुआ है, मैं फिर रिपीट करता हूं, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो इसको अगर हम बी पॉइंट नाम दे दें, ओ बी ए, जो पैराबोलिक पाथ है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। उसकी इक्वेशन जब हम निकालेंगे तो हम उसकी इक्वेशन में लास्ट में देखेंगे, अरे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो पाथ पैराबोलिक होता है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में पैराबोला पाथ शो करती है। चलिए, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सॉल्व करूंगा। इस पूरे वीडियो में मैं आपको सारे डेरिवेशंस करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी ट्विस्ट एंड टर्न्स जो न्यूमेरिकल में वो बनाएंगे जी मेन के लिए, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टिप्स एंड एडवाइस टू द जी एडवांस स्टूडेंट, मतलब लेवल 3 पे जाएंगे। अभी हम लेवल 1 पर हैं, लेकिन लेवल 1 सबके लिए कॉमन है, एडवांस, मेंस एंड बोर्ड्स यानी क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए सेम है। डेरिवेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको आप फॉलो करते हैं तो पूरे एक टॉपिक की आपको न्यूमेरिकल वाइज पूरी जानकारी हो जाती है। चलिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए हम सबसे पहले जनरल इक्वेशन निकालेंगे। तो मैं एक इंस्टेंट पे, इस पॉइंट पे मान लो t इक्वल टू कैपिटल T के स्मॉल t के इंस्टेंट पे, कोई भी एक स्मॉल टाइम t में बॉडी मान लो यहां पर पहुंच गई है एट ए पॉइंट C पर। तो मैंने यहां से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, एक y एक्सिस पर, एक x एक्सिस पर। तो ये डिस्टेंस मेरा x हो गया, ये मेरा डिस्टेंस y हो गया। दीज आर x एंड y आर कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एट एन टाइम t पर। जब प्रोजेक्टाइल को मैंने t इक्वल टू 0 से फायर किया तो एट t इक्वल टू 2 पर जनरली मुझे ये 2 डिस्टेंसेस मिल गए। अब मैं y डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जाऊंगा, एट ए टाइम t में उसने y डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन, जो होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उसकी जगह मैं यहां पर उसको यूज करूंगा और s की जगह रखूंगा मैं y, क्योंकि यहां पर वर्टिकल मोशन में मेरा डिस्प्लेसमेंट है y इक्वल टू ut u साइन थीटा, जो कि मेरा uy है, इंटू t माइनस, बिकॉज दिस मोशन में एक्सेलरेशन जो y डायरेक्शन में माइनस g है अगेंस्ट द ग्रेविटी, हाफ gt स्क्वायर। ये बन गई मेरी जनरल इक्वेशन। मैं इसको जनरल इक्वेशन क्यों बोलता हूं, काफी न्यूमेरिकल में जो ट्विस्ट आते हैं आप इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल वाइज आपको बहुत हेल्प मिलेगी जी मेन और एडवांस दोनों में। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, अब इतने ही टाइम t में, बॉडी तो एक ही है, मैंने बताया था जितना डिस्प्लेसमेंट उतने टाइम में y में कर रही है, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट वो x एक्सिस के अलोंग भी कर रही है जो हमने x लिया हुआ है, ठीक है। तो हम x में भी वही इक्वेशन लगाते हैं, s इक्वल टू, s की जगह x रख रहा हूं, ut यानी x एक्सिस वाली वेलोसिटी इनिशियल t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। सिंस ax 0 है तो प्लस में 0 आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। तो मुझे यहां से एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल जाती है इंस्टेंटेनियस टाइम की, जो मुझे उस जर्नी में लगा यहां तक पहुंचने के लिए, x अपॉन यू कॉस थीटा। x अपॉन यू कॉस थीटा वो टाइम मैंने निकाल लिया जिस टाइम में वो x और y डिस्प्लेसमेंट कर रही है, क्योंकि बॉडी एक ही है, दोनों में सेम ही टाइम जाएगा। और मैं t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो y इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा इंटू t की वैल्यू मैंने सेकेंड इक्वेशन से निकाली हुई है, u अपॉन कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? मैंने इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मेरा फिजिक्स खत्म हो जाता है, प्योरली मैथमेटिक्स चालू हो गया। फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऐसे ही आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, न्यूमेरिकल के क्रैक करने तक कि कौन सी इक्वेशन बनेगी, वो क्या बोल रहा है, फिजिक्स चालू रहता है। जब आप क्रैक कर लेते हैं, इक्वेशंस बन जाती है, फिर मैथमेटिक्स चालू हो जाता है।
तो यहां पर हम क्या करेंगे, y इक्वल टू ये हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सॉरी, u और u कैंसिल आउट हो जाएंगे यहां पर, तो ये बन जाएगा x इंटू टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं x को छोड़ के बाकी क्वांटिटीज को ब्रैकेट में रख लेता हूं। क्यों ब्रैकेट में रख लेते हैं सर? क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग x की वैल्यू और y की वैल्यू चेंज होगी। तो इस वैल्यूज को मैं टेन थीटा की जगह a ले लेता हूं और g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं b ले लेता हूं। ये मैंने एज्यूम कर लिया a और b दो कांस्टेंट नंबर, क्योंकि टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो रहेगी। तो मुझे जो y की इक्वेशन मिलती है, आप देखोगे ax माइनस बी एक्स स्क्वायर मिल रही है। ये आ गया मेरा रिलेशन बिटवीन द y डिस्प्लेसमेंट एंड x डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच में डिस्प्लेसमेंट। और आप देख सकते हैं ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक पैराबोला की इक्वेशन है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं वो ये समझ लें कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो हमेशा ज्योमेट्रिकली पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है, हमने प्रूव कर दिया है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो जो पाथ फॉलो करेगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। मींस टेक्निकल वर्ड्स में ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। इस इक्वेशन का आप यूज कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमको मिली है, इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। तो हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना और हमें यह बताना कि यह पाथ पैराबोलिक है। चलिए, इंपॉर्टेंट ट्विस्ट एंड टर्न्स हम बाद में बात करेंगे, पहले डेरिवेशन फिनिश कर लेते हैं। सेकंड हम चलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पर। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? द टोटल टाइम टेकन इन ए जर्नी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ए टाइम ऑफ फ्लाइट। उसकी जर्नी शुरू होती है O से और एंड होती है वापस A पे, ठीक है? तो O से लेके A तक जाने में जितना भी टाइम लगा है दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्रॉम टेक ऑफ टू लैंडिंग तक। टेक ऑफ किया उसने O पॉइंट से, लैंडिंग किया A पॉइंट से। टाइम ऑफ फ्लाइट में कई दफे बोर्ड्स के एग्जाम में मोस्टली दे ट्विस्ट डाल देते हैं, या मेंस के एग्जाम तक, कि द टाइम, फाइंड द टाइम रिक्वायर सो दैट प्रोजेक्टाइल विल अगेन टच द ग्राउंड। ऑफ कोर्स द सेम थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट। अगेन टच द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहले कब था? जब t इक्वल टू 0 था, इनिशियल। ग्राउंड पे वापस कब आएगा? जब उसकी जर्नी खत्म हो जाएगी प्रोजेक्टाइल की, एट t इक्वल टू कैपिटल T। दैट्स वाई वहां पे मैंने t इक्वल टू कैपिटल T रखा था। कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंबल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? तो एक प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से उठ के वापस ग्राउंड तक जब आता है तो उस जर्नी में जो टाइम लेता है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इनिशियल t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कैपिटल T तक की जर्नी, जब वो अगेन टच करेगा ग्राउंड को। चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट आप समझ गए हैं, तो इसमें थोड़े से हम बात कर लेते हैं एक छोटे से इनपुट की। O से लेके B तक, O से लेके आप जब B तक जा रहा है प्रोजेक्टाइल, उसमें जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। t इक्वल टू 0 पे जब वो था तो उसने एक मैक्सिमम हाइट पहुंचने तक की जो जर्नी है, वहां तक जो टाइम लगेगा वो है टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट इंग्लिश में आप जानते ही हैं कि भैया एक मैक्सिमम हाइट, जब वो धीरे धीरे ग्राउंड लेवल से ऊपर उठ रहा था, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, टाइम ऑफ एसेंट आ गया। अब जब B से पहुंचेगा तो B के बाद वो A पे लौटेगा वापस ग्राउंड की तरफ, जिसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का टाइम, मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड पे आने का टाइम। फॉर्चुनेटली टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट
दोनों इक्वल होते हैं। जितना टाइम उस बॉडी को नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे जाने में लगता है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने कई बार प्रूफ किया होगा। अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से एक वीडियो बना के इसको प्रूफ कर दूंगा। अभी हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि ये फैक्ट हमें पता है, ठीक है। और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को हम दोनों इक्वल हैं तो स्मॉल टी ले लेते हैं। तो मैथमेटिकली अगर सोचा जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। दोनों इक्वल हैं, दोनों टी हैं, तो टी ए प्लस टी डी, टी प्लस टी 2t हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया मेरा 2 × t। टोटल जर्नी में जो मुझे टाइम लगना है वो आ गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट 2t। क्लियर है ये फैक्ट? चलिए अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कैसे करें। इसलिए मैंने जनरल इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया था। सम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल इक्वेशन नाम से इसको आप डाल देना। तो हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब बॉडी ए पे वापस आ जाएगी, जब बॉडी ए पे वापस पहुंच चुकी होगी तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0, बिकॉज ए पॉइंट तो एक्स एक्सिस पर है। जब बॉडी इनिशियल ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक पहुंचेगी, तो जब वो ए पॉइंट पे पहुंच गई है तो एट पॉइंट ए उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है y वाला वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट तो x एक्सिस पर है और कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में हम y इक्वल टू रखेंगे 0, विच इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t माइनस हाफ GT²। ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। सिंस हम y इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो वो दो जगह पॉसिबल है, या तो O पर या A पर। तो या तो t इक्वल टू 0 होगा या फिर t इक्वल टू कैपिटल T रखना पड़ेगा हमको। सिंस हम एक ही बात कर रहे हैं तो हम कैपिटल T रख देते हैं स्मॉल t की जगह, क्योंकि हमें पता है A पर वो पहुंच चुका है, टोटल टाइम कैपिटल T लगेगा। अब मैंने इसमें से कैपिटल T को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अंदर, u साइन थीटा माइनस हाफ GT। T इज मल्टीप्लाइड, यहां दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई में हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद 0 मिल रहा है। तो यहां एक छोटा सा लॉ यूज होता है, जीरो प्रोडक्ट लॉ और जीरो प्रोडक्ट रूल बोल सकते हैं। किसी भी दो टर्म्स का या नंबर्स का a इंटू बी अगर 0 है तो उसमें पॉसिबिलिटीज जो है या तो a और b दोनों 0 हो या फिर एटलीस्ट a 0 हो या b, दोनों में से कोई एक 0 हो। मैं फिर अपनी बात को रिपीट करता हूं, ये चीज आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय बहुत यूज किया होगा 10th में। अगर दो टर्म्स का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है तो वो तभी पॉसिबल है, पहला केस दोनों टर्म 0 हो जाएं, ठीक है। दूसरा केस उनमें से कोई एक तो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जीरो प्रोडक्ट रूल हम भी यूज करते हैं क्योंकि हमारी दोनों टर्म का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, एक ये बिग टर्म, एक कैपिटल T। अब यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, कैपिटल T 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब मैंने प्रोजेक्टाइल को फायर किया था तो मैंने देखा था मेरी घड़ी में 11 बज रहे थे। जब प्रोजेक्टाइल वापस ग्राउंड पे पहुंचा आफ्टर कवरिंग दिस पाथ तो मैंने देखा 11:05 हो गया है, 5 मिनट निकल चुके हैं। तो जर्नी में कुछ तो टाइम लगा है। टाइम तो कांस्टेंट नहीं होता, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। तो कैपिटल T 0 तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि u साइन थीटा माइनस हाफ GT 0 है, तभी वो जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इसको 0 बनाएगा, इस मल्टीप्लीकेशन को 0 बनाएगा। तो यहां से आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, सिंपल मैथमेटिक्स, मुझे कैपिटल T की वैल्यू मिल जाती है u साइन थीटा अपॉन g। ये आ गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आ गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया कि कितना टाइम टोटल लगा
एक प्रोजेक्टाइल को अपना मोशन करने के लिए, पूरा पैराबोलिक पाथ को कवर करने के लिए और वापस ग्राउंड पे आने के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग और थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से, जो आपको डायग्राम में मैंने शो कर रखा है। प्रोजेक्टाइल जब पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है तो पैराबोलिक पाथ में आप ग्राउंड से जब उठे तो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे, फिर आपका डिसेंट शुरू हुआ, फिर आप दोबारा ग्राउंड पे आ रहे हो। आप यहां से ऐसे मूव करते हुए गए हो, बीच में एक मैक्सिमम हाइट का पॉइंट पड़ा है जो बी पॉइंट से मैं शो कर रहा हूं। दिस हाइट इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट। थोड़े से इंपॉर्टेंट इनपुट्स देख लेते हैं मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट पर अगर आप देखोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो जीरो हो जाता है, तो यहां पर सिर्फ एक ही वेलोसिटी बचती है, वो है एक्स कंपोनेंट की। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पे वेलोसिटी का जो वर्टिकल वाला वेक्टर है वी वाई, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वो जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है? तभी तो वो मैक्सिमम हाइट है। अगर किसी बॉडी को मैंने वर्टिकली ऊपर फेंका है तो बॉडी जाएगी जाएगी जाएगी, कब रुकेगी? जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, की यहां तक ही वो ट्रेवल कर सकती थी, है ना। तो वर्टिकल मोशन में मैक्सिमम हाइट जाने पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो एट मैक्सिमम हाइट जो वी वाई था वो तो जीरो हो गया, तो एक ही वेलोसिटी बची, वो थी वी एक्स। और वी एक्स और यू एक्स इक्वल होते हैं, क्योंकि सबसे पहले इनपुट में हमने यही डिस्कस किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेप्ट ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं होती, और ग्रेविटी तो हॉरिजॉन्टल मोशन पे लगती नहीं है, सिर्फ वर्टिकल मोशन में लगती है। तो दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल मोशन में हमेशा यूनिफॉर्म मोशन होगा कांस्टेंट वेलोसिटी का। इसलिए मैंने वहां पर वी एक्स नहीं लिखा, यू एक्स लिखा है, क्योंकि यू एक्स का कंपोनेंट बिल्कुल सेम रहेगा आपका। ठीक है, तो इस फैक्ट का यूज करते हुए हम चलते हैं मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट जाने के लिए हम यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करते हैं। तो हम लिखते हैं वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g कैपिटल H, माइनस क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी है, मैं ए वाई की जगह माइनस जी ले रहा हूं। अब एज वी नो वी वाई की तो वैल्यू जीरो है मैक्सिमम हाइट पर, तो मैं जीरो रख देता हूं, तो मुझे मिल जाएगा यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2gh। मुझे मिल जाएगा यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब मैं यू वाई की वैल्यू रखूंगा तो मुझे मिलेगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यू वाई की वैल्यू हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, यू साइन थीटा होती है, इक्वल टू 2gh। देखिए यहां पर आपका सेकंड टास्क, थर्ड टास्क भी कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यह आ गया आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। छोटे छोटे इनपुट जो मैं आपको बीच बीच में बताते जा रहा हूं वो आप नोट डाउन करते जाना, ठीक है। तो ये हो गई मैक्सिमम हाइट। तो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड हमने 3 टास्क कर लिए हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट। एक बीच में हमने जनरल इक्वेशन अपने लिए बना के रखी है, ये काफी इनपुट्स में काम आती है। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल R। कैपिटल R मतलब ये वाला डिस्टेंस, O से लेके A तक का डिस्टेंस इज कैपिटल R, विच इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। बहुत सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, अगर आपसे मान लो कोई ट्विस्ट डालने की कोशिश करे क्वेश्चन में और आपसे बोले कि आप मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फाइंड करो, फाइनल मतलब इनिशियल से जब वो बॉडी दोबारा ग्राउंड पे आ चुकी है तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया,
डिस्प्लेसमेंट के फैक्ट हम सब लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनके बीच का मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा उसको आप रेंज बोल सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ना बोलते हुए एग्जामिनर हो सकता है उसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और सिंपल वर्ड में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बोले फॉर द ओवरऑल जर्नी। तो यहां पे मैं आर को मेंशन कर सकता हूं ओ ए, क्योंकि वो ही तो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का। क्लियर है? चलिए, तो हॉरिजॉन्टल रेंज यूज करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए हम इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फिर लगाएंगे फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर जब हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, सिंस ए एक्स एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट 0 है, पहले से ही मेंशन है, इस पे हम बात भी कर चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेप्ट ग्रेविटी कोई दूसरी फोर्स नहीं होती है। तो हम यूज करते हैं एस की जगह आर इक्वल टू यू टी, मतलब यू एक्स इंटू टी, हाफ ए टी स्क्वायर 0 हो गया। यू एक्स की वैल्यू रख देते हैं यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, यहां पर हमें फिर एक चेंज करना पड़ेगा, स्मॉल टी की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, कैपिटल टी, क्योंकि ओ से लेके ए तक जर्नी में आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगा है। तो इंस्टेंटेनियस टाइम की जगह वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, क्योंकि आपने फाइनल पॉइंट पे पहुंच चुके हो हॉरिजॉन्टल रेंज की जब आप बात कर रहे हो। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए अब अपने पास एक ही चीज बचती है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है, 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो यहां से हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाती है यू स्क्वायर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आप सबने पढ़ी होगी, मेडिकल वालों ने भी 10 तक पढ़ी होगी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा आता है साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज का डेरिवेशन पूरा हो गया, और इस फॉर्मूले को आप फिर बॉक्स बना के रख लें। नोट्स काफी अच्छे से बनाया करें, क्योंकि जब आप 2 साल प्रिपरेशन करते हैं तो लास्ट में जब आप दिसंबर में आते हैं आफ्टर 2 इयर्स, तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है। नोट्स को बहुत अच्छे से बनाएं, सजा के थोड़ा सा बनाएं। ऑफ कोर्स डेकोरेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करें, बिकॉज आपका पर्पस क्वेश्चन को क्रैक करना है, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा टाइम देना है, न्यूमेरिकल ज्यादा लगाना है। लेकिन नोट्स अच्छे क्यों होने चाहिए और काफी सिंप्लीफाइड होने चाहिए। अगर मुझे प्रोजेक्टाइल के नोट्स बनाने हैं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये एडवाइस करता हूं और उनको फॉलो भी करवाता हूं कि आप छोटी छोटी कॉपी बनाइए, एक चैप्टर के लिए एक कॉपी, एक चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब उसी कॉपी में होना चाहिए। मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को अगर प्रोजेक्टाइल मोशन करा रहा हूं तो उनके पास जो कॉपी है वो सिर्फ उस पर प्रोजेक्टाइल मोशन का टैग लग जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट, जितने भी स्मॉल इनपुट, जितने भी की नोट्स हैं वो सब उसी कॉपी में होंगे। तो 2 इयर्स के बाद जब दिसंबर में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड कुछ भी देखना है या किसी चैप्टर के रिलेटेड कुछ भी देखना है, तो उसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक कॉपी है, उसको निकालिए, जस्ट लाइक द फाइल इन द ऑफिसेज। हमें पता है ये डेटा हमें कहां मिलेगा, तुरंत देख लिया, आपका टाइम सेव हो गया, नहीं तो उस समय बहुत टेंशन हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर लिया है। अब इसके की पॉइंट्स को स्टडी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूरा भी काम आएगा, लेकिन की और पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो एंगल है थीटा जिससे आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, वो पूरी जर्नी में कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं होता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो एंगल चेंज होता जाएगा। हर इंस्टेंट पे एंगल डिफरेंट होगा। ओ पे थीटा है, ओ से थोड़ा आगे बढ़ा फिर चेंज हो गया, और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, थीटा इज नॉट कांस्टेंट। अगर वो इस पॉइंट पे आ जाता है तो इस पॉइंट पे एंगल थीटा नहीं है, कुछ और होगा, और डायरेक्शन ऐसी होगी टेंजेंट वाली, और ये एंगल कुछ और मान लो अल्फा हो जाएगा। हर पॉइंट पे एंगल डिफरेंट हो जाता है। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, इन चीजों को आप नोट करते हुए चलिएगा। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका सिर्फ
एक ही डायरेक्शन बचता है, एक ही कंपोनेंट बचता है, वो है एक्स वाला, क्योंकि वी वाई तो जीरो हो गया है। तो हम मैक्सिमम हाइट के पॉइंट को ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, द पॉइंट एट विच द वेलोसिटी वेक्टर विल बिकम पैरेलल टू द ग्राउंड। ऑफ कोर्स सिर्फ एक ही वेलोसिटी बची है यू एक्स, जो कि ग्राउंड के पैरेलल है। करेक्ट बात है। उसी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी का वेक्टर है जो ग्राउंड के पैरेलल हो गया है। उस पॉइंट पे आपका एंगल कितना हो जाएगा? आप देखिए, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल था स्पीड का, वो जीरो हो जाता है वहां पर। ठीक है, वो वहां पर जीरो हो जाता है। अब आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और शॉर्टकट्स। तो हम हेडिंग डाल देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, सर अगर मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए तो क्या करना चाहिए? अगर मुझे प्रोजेक्टाइल को इस तरह थ्रो करना है कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि उसकी मैक्सिमम हाइट कैसी भी हो, आई डोंट केयर, मुझे ज्यादा डिस्टेंस पहुंचना चाहिए हॉरिजॉन्टली। अल्टीमेटली वो बंदा क्या बोल रहा है कि उसको रेंज जो है वो मैक्सिमम चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आप थीटा 45 रखो। मतलब उस प्रोजेक्टाइल को, उस कैनन बॉल को, जिसको भी आप थ्रो कर रहे हो, उसको 45 पे अगर आप थ्रो करोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम मिलेगी। क्यों मैक्सिमम मिलेगी? हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आप देखोगे, साइन का कोई भी एंगल हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और साइन 1 मिलता है अपने को 90 डिग्री पर। तो 2 थीटा 90 होना चाहिए, मतलब थीटा 45 होना चाहिए। तो अगर किसी को भी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कराना है, प्रोजेक्टाइल का मेन ऑब्जेक्टिव, तो उसको रेंज मैक्सिमम करना पड़ेगी। उसके लिए प्रोजेक्टाइल को उसको 45 डिग्री पे फायर करना पड़ेगा। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट डाल देते हैं। कई बार क्या होता है, प्रोजेक्टाइल बिल्कुल ग्राउंड से टच होके फायर नहीं किया जाता है, थोड़ी सी ऊंचाई पे। लेट अस सपोज ये मेरा ग्राउंड है, मतलब मैं यहां से फायर कर रहा हूं थोड़े से ऊपर डिस्टेंस पर। आप ऐसे एज्यूम करें, एक क्रिकेटर जब शॉट मारता है तो बॉल बिल्कुल ग्राउंड से नहीं होती, कई बार शॉट में थोड़ी ऊपर आ जाती है बैट तक, तो तब शॉट मारता है, लेकिन वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही फॉलो करता है और वापस ग्राउंड पे आ जाता है। उन केसेस में आपको फॉर्मूले कोई चेंज नहीं हो रहे हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज लेस देन 45 एंगल पे मिलेगी। उस केस में 45 से थोड़ा सा कम एंगल होगा तो अपने को रेंज मैक्सिमम मिल जाएगी। ठीक है, यह हुआ इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलते हैं इसके दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अगर आपने एक ही प्रोजेक्टाइल को दो एंगल से फायर किया हुआ है जिनका सम 90 डिग्री है, अगर एक ही प्रोजेक्टाइल को आपने दो एंगल से फायर किया हुआ है और अगर वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उनका एंगल अगर 90 डिग्री है, तो ऐसे केसेस में हॉरिजॉन्टल रेंज कभी चेंज नहीं होगी। यस, टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होगा, मैक्सिमम हाइट चेंज होगा, लेकिन रेंज वही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब दूसरे वर्ड्स में मैं ऐसे बोलता हूं, अगर मैंने एक प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री विद द वर्टिकल से फायर किया तो मुझे जो भी फॉर्मूला में दिया हुआ है, अच्छा ये चीजें बोर्ड्स में बड़ा ट्विस्ट डालते हैं, वो एंगल हॉरिजॉन्टल से ना देते हुए आपको वर्टिकल से दे देते हैं, है ना। तो वर्टिकल से अगर एंगल दिया है तो आपको इन फॉर्मुलों में थीटा पुट करने के लिए उससे पहले 90 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे में थीटा हमने हॉरिजॉन्टल से लिया है। लेकिन अगर वो 60 डिग्री डायरेक्टली आप रेंज के फॉर्मूले में रखोगे तो रेंज वही आएगी, रेंज में गड़बड़ नहीं होगी। यह आपकी बहुत बड़ा लक फैक्टर है, क्योंकि रेंज में 2 थीटा आता है। ठीक है, तो रेंज बिल्कुल चेंज नहीं होगी अगर दो एंगल जिससे फायर किया है वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो। तीसरा इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इसका शॉर्टकट बनता है, दैट y इक्वल टू x इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन कैपिटल R इंटू tan थीटा। It is a direct relation between the y-x displacement and range and the angle of projectile जिससे वो फायर किया गया है। ये फॉर्मूला इसी इक्वेशन से डिराइव्ड होता है, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखें जिससे आपको डायरेक्टली y और x के बीच में रिलेशन मिल पाए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी टाइम
पे किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करनी है, आपने इनिशियल तो बता दी, यहाँ पे कोई पूछे, यहाँ पे कोई पूछे, यहाँ पे कोई पूछे, तो मैं क्या करूँ? तो अगर मान लो आपसे कोई यहाँ पे पूछ रहा है तो उसके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैंने फिर बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा यूएक्स रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड जीरो एक्सेलरेशन। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर वो आपसे वेलोसिटी पूछता है तो आप वेक्टर लॉ लगा के बोल दें कि उसका मैग्नीट्यूड होगा ये। सिंस इट इज ए मैग्नीट्यूड तो उसकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी, tan इनवर्स वी वाई अपॉन यू एक्स से आप उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। ऑन द ग्राफ पे डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू द कर्व होती है, तो मैं उस डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। ये आ गई उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी वेक्टर, और कंप्लीट वेलोसिटी मुझे पता पड़ जाएगी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मुझे निकालना है। अब यहां पर ट्विस्ट आएगा आपको वी वाई निकालने के लिए, तो वी वाई निकालने के लिए वो कुछ डेटा देगा, उसका आप यूज करना। ठीक है, चलिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का समेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर आप इनिशियल पॉइंट पे बात करें, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mu²। फाइनल पॉइंट जब बी पे पहुंचा है, जहां मैक्सिमम हाइट कवर की है, वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हुई है। अपन वर्टिकल मोशन में जब पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, लेकिन यहां वो एक दूसरा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का भी साथ लेके चल रहा है, यूएक्स। तो बी पे कंप्लीट वेलोसिटी जीरो नहीं है, यूएक्स का एक कंपोनेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो नहीं होगी, हाफ mu² cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी आपको mg कैपिटल H से मिलेगी। अगर आप दोनों का समेशन करके देखोगे और दोनों को कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड दैट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, जब वो पार्टिकल वापस आ जाएगा अगेन उसके दो वेलोसिटी के वेक्टर बनेंगे, एक वी वाई और एक यूएक्स। यूएक्स तो कभी चेंज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल को, किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम फ्री छोड़ते हैं तो जब वो नीचे आता है तो बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसके पास होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, जो आपको यहां से मिल जाएगी। वेक्टर की हेल्प से आप उसको रिजोल्यूशन को दोबारा कंबाइन करोगे वाया द सेम फॉर्मूला, यू विल गेट वेलोसिटी एंड डायरेक्शन एट द पॉइंट ए। क्योंकि ये फॉर्मूला बनाया ही इसलिए गया है कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, ये हुआ आपका पूरा एक प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्मॉल इनपुट्स एंड स्मॉल स्मॉल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप इन सब चीजों को याद रखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए। एडवांस वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं इस वीडियो के बाद एडवांस के लेवल पे अगर मुझे समझाना है, क्योंकि एडवांस के न्यूमेरिकल जब फ्रेम होते हैं तो उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स डालने के लिए वो कई टॉपिक्स को आपस में मर्ज कर देते हैं। जैसे कई बार वो प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में कोलाइड कर देंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें न्यूमेरिकल के थ्रू समझनी है। तो एडवांस, मेंस या फिर आप क्लास 11th में हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा कंप्लीट रिवीजन आपके सामने ये रहा। अब रही बात कॉम्पिटिटिव की, तो उसके लिए हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। कई बार ऐसे न्यूमेरिकल भी आते हैं जिसमें दो प्रोजेक्टाइल हैं, एक को यहां से थ्रो किया है, एक को यहां से थ्रो किया है। वो बीच में जाके कहीं मिलेंगे, उनकी हाइट, मैक्सिमम हाइट हमें ग्राउंड से निकालनी है कि वो कहां मिल रहे हैं। इसके लिए आप एक छोटा सा फंडा यूज करते हैं कि अगर दो प्रोजेक्टाइल को साइमल्टेनियसली फेंका जाता है, अगर वो मीट कर रहे हैं तो दोनों ने सेम टाइम लिया होगा, तभी वो मीट करेंगे। बाकी एडवांस और मेन के टिपिकल न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की ही सीरीज में, मैं इसी की प्लेलिस्ट में डालूंगा। ठीक है, तो उसमें हम इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे फॉर एडवांस एंड मेन, दोनों के लिए अलग अलग। तो ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ मेन तक जाना चाहते हैं वो भी पूरा चैनल फॉलो करें। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स और पूरे चैप्टर्स का सिलेबस एक एक चैप्टर में काफी डिटेल में कवर करूंगा। एडवांस वालों के लिए मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें काफी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस
हर चैप्टर पे बेस्ड मैं डालूंगा, ठीक है। उस इलस्ट्रेशन में मैं आपको पूरा कवर अप करूंगा और न्यूमेरिकल के थ्रू मुझे काफी इजी हो जाएगा आपको वो कॉन्सेप्चुअल बेस सिखाना कि हाउ टू क्रैक द एडवांस लेवल न्यूमेरिकल्स, ठीक है। लेकिन आप सब लोग एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखें, जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, कि न्यूमेरिकल्स में आपको टाइम देना पड़ता है। तो न्यूमेरिकल को आराम से पढ़ें, डेटा को समझें, एक्सट्रैक्ट करें, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो नोट डाउन करें, क्योंकि ड्यूरिंग स्टडीज जब आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से लिंक करना। जैसे ही आप ये सीख जाते हैं आपका काम बहुत इजी हो जाता है। डायरेक्टली आंसर लाने की कोशिश ना करें, वरना आपकी जो बेसिक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो बहुत ज्यादा रिक्वायर है इन एग्जाम्स में, वो थोड़े थोड़े डिग्रेड होने लगती है। तो आप अपना मोटिव आंसर लाना मत रखें, वरना एग्जाम के दिन कई लोग सिर्फ तुक्के ही लगाते हैं, लॉजिकल तुक्के बोलते हैं वो लोगों को, ये नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड द एलिमिनेशन ऑफ एमसीक्यू। ऐसा बिल्कुल ना करें। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास पूरा टाइम है, 2 years इज सफिशियंट टाइम। आप आराम से न्यूमेरिकल लगाएं और अपने मन में ऑब्जेक्टिव बिठाएं कि मुझे कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल को लिंक करना है। न्यूमेरिकल कभी भी पूरा एक इंस्टेंस में नहीं पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ना है फुल स्टॉप तक, उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको लिंक करना है कि कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है या कौन से 3-4 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन लाना है। अगर आप इस पूरी जर्नी को फॉलो करते हैं टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी हो जाती है कि आप उससे ज्यादा हाई ट्विस्ट के न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। पढ़ते रहें अच्छे से। थैंक यू।